आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त आप अपना एजुकेशनल चैनल CMM लेक्चर्स देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश व खुर्रम होंगे। आपके लिए हमेशा दुआएं, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, खूब मेहनत करने और कामयाब होने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप बेटा जानते हैं हम इस वक्त सेकेंड ईयर पाक स्टडी के लेक्चर कर रहे हैं। सेकेंड ईयर उर्दू के तो बहुत पहले के कंप्लीट हो चुके थे, बल्कि हमने सेकेंड ईयर पाक स्टडी के लेक्चर्स की बुक भी कंप्लीट कर ली थी, लेकिन अब क्योंकि बुक चेंज हुई है तो नई बुक के मुताबिक दोबारा लेक्चर्स हो रहे हैं। आज बेटा हम पेज नंबर 28 पर पढ़ेंगे सूबाई हुकूमतों का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, सूबाई हुकूमतों का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मैं बेटा बार बार आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान एक वफाकी मुल्क है। वफाकी हुकूमत ऐसे मुल्क को कहते हैं जहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मरकजी हुकूमत हो, हुकूमत पाकिस्तान, उसके तहत हर यूनिट सूबे की अपनी अपनी हुकूमत भी हो, सूबाई हुकूमतें भी हों। वफाकी हुकूमत के बेटा अपने इख्तियारात हैं और अपने इदारे हैं जिनमें सूबाई हुकूमतें दखल नहीं दे सकती। ऐसे ही जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके अपने इदारे और इख्तियारात होते हैं जिनमें हुकूमत पाकिस्तान दखल नहीं दे सकती। आइन में बड़ा क्लियरली डिफाइंड कर दिया गया कि ये वफाकी हुकूमत यानी हुकूमत पाकिस्तान के इख्तियारात हैं और ये सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात हैं, इसीलिए पाकिस्तान को वफाकी मुल्क कहते हैं। आज वफाकी हुकूमत का ढांचा बेटा हमने देख लिया था, आज हमने देखना है सूबाई हुकूमत का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सबसे पहली बात बेटा, बड़ी सिंपल सी बात, जो पॉइंट आपको हाईलाइट भी नज़र आ रहा है कि सूबाई हुकूमत का ढांचा भी बिल्कुल वही है जो वफाकी हुकूमत का है। यानी जिस तर्ज पर वफाकी हुकूमत काम करती है, बिल्कुल उसी तर्ज पर ही सूबाई हुकूमत भी काम करती है। जिस तरह आपने वफाकी हुकूमत में देखा, सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं और सेक्शन ऑफिसर होता है, बिल्कुल ऐसे ही सूबाई हुकूमत में होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वफाकी हुकूमत का आपने देखा था आइनी सरबराह सदर होता है, इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आज़म होता है, लेकिन सूबे का आइनी सरबराह गवर्नर होता है और इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आला होता है। यानी मरकज़ी हुकूमत की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सदर और वज़ीर आज़म की, सूबों की बात करेंगे तो बात करेंगे गवर्नर और वज़ीर आला की। ये फ़र्क है। बाकी जो सरकारी अफसरान की तरतीब होती है, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, वो बिल्कुल एक ही तरह से है। एक और फ़र्क भी समझ लें कि वफाकी हुकूमत में सदर और वज़ीर आज़म को मुंतखब किया जाता है 5-5 साल के लिए, सदर भी 5 साल के लिए, वज़ीर आज़म भी 5 साल के लिए वफाकी हुकूमत में। सूबाई हुकूमत में बेटा वज़ीर आला तो 5 साल के लिए मुंतखब होता है, लेकिन गवर्नर की कोई मुद्दत नहीं होती। दोबारा सुन लीजिए, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, इनका चुनाव होता है 5 साल के लिए, लेकिन जो सूबे का गवर्नर होता है और सूबे का आइनी सरबराह होता है, उसका बेटा उसकी मुद्दत मुकर्रर नहीं होती। वो आप समझें सूबे के अंदर सदर का नुमाइंदा होता है और सदर जब तक चाहेगा वो गवर्नर रहेगा और सदर जब चाहे गवर्नर तब्दील कर सकता है। तो गवर्नर के लिए 5 साल की मुद्दत नहीं है और ना ही गवर्नर का इंतखाब होता है। दोबारा दोहरा दूं, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला का इंतखाब होता है 5 साल के लिए, गवर्नर का इंतखाब भी नहीं होता, उसकी मुद्दत भी मुकर्रर नहीं होती। तो ये तो फ़र्क हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में सदर, वज़ीर आज़म, सूबाई हुकूमत में गवर्नर, वज़ीर आला। इसके अलावा जो ढांचा स्ट्रक्चर होता है वो आप देखेंगे तकरीबन वही है जो वफाकी हुकूमत का था। सो हम वफाकी हुकूमत बेटा ये चीज़ें तफसील से देख चुके हैं, यहाँ हमें उतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक के मुताबिक पॉइंट नंबर 2 देखें तो लिखा हुआ है सूबाई सतह पर सूबाई सेक्रेटेरिएट। अच्छा, सेक्रेटेरिएट क्या होता है बेटा? आप समझें सरकारी महकमों का दफ्तर। देखिए हर महकमे का सेक्रेटरी होता है ना, तो तमाम सेक्रेटरी जिस दफ्तर में बैठते हैं, यानी आप समझ लें जो सेंट्रल ऑफिस होता है तमाम सेक्रेटरियों का, उसको सेक्रेटेरिएट कहते हैं।
सेक्रेटेरिएट से पूरे सूबे के मामला देखे जाते हैं, यानी एक सूबाई सेक्रेटेरिएट होगा वो पूरे सूबे की निगरानी करेगा। और ऐसे बेटा वफाकी हुकूमत का भी सेक्रेटेरिएट होता है, वो वफाकी इदारों को देख रहा होता है। तो सूबाई सतह पर सूबाई सेक्रेटेरिएट होता है, मुंसलिका दफातर यानी अटैच डिपार्टमेंट भी होते हैं, मतहत दफातर होते हैं, दीगर खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारे होते हैं। देखिए ये बिल्कुल वही है जो बेटा आपने वफाकी हुकूमत में पढ़ा था। खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट आज़ाद, जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, ये तो खुद मुख्तार हो गए। नीम खुद मुख्तार वो होते हैं जिनके आला अफसर तो सरकारी मुलाजिम होते हैं, पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन बाकी मुलाजमीन प्राइवेट सेक्टर से होते हैं, वो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं होते, तो उसको क्या कहेंगे? नीम खुद मुख्तार इदारे। ठीक है जी। सूबाई बेटा जो इदारे होते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वो वफाक की तरह ही होते हैं। उनके सूबाई इदारों के काम करने का तरीका वफाकी इदारों की तरह ही होता है। हाँ, एक फ़र्क होता है वफाकी और सूबाई में कि बेटा इख्तियारात की तकसीम होती है। ये भी बार बार देख चुके कि वफाकी हुकूमत के अपने इदारे और इख्तियारात हैं जिनमें सूबे मुदाखलत नहीं कर सकते, सूबाई हुकूमत के अपने इख्तियारात हैं जिनमें मुदाखलत नहीं कर सकते। तो बेटा आइन में डिफ़ाइन कर दिया गया है, आइन 1973 में, कि कौन से महकमे हैं जो वफाकी हुकूमत के होंगे, सूबे मुदाखलत नहीं करेंगे, और कौन से ऐसे महकमे हैं जो सूबाई हुकूमत के होंगे और उसमें वफाकी हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। तो बेटा वफाकी हुकूमत तो आप देख चुके, आज हम पढ़ रहे हैं सूबाई हुकूमत। तो अब देख लें सूबाई हुकूमतों के पास कौन कौन से इदारे मतलब डिपार्टमेंट कह लें, महकमा कह लें। तो अब देखिए उनमें तालीम है, एजुकेशन, सेहत यानी आप हेल्थ, ज़राअत एग्रीकल्चर, सनत इंडस्ट्री, सूबाई टैक्स और ज़र आमदोरफ्त जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं, ज़र मवासलात, ज़र आमदोरफ्त। ठीक है जी। ये जो सड़कें वगैरह होती हैं, ये अमूर किसके पास होते हैं? सूबों के पास, यानी महकमा तालीम एजुकेशन डिपार्टमेंट सूबे के अंडर आएगा। अब देखिए आपको बार मिसाल देता हूँ, ये जो आप किताब पढ़ रहे हैं, ये देखें, ये बेटा ये हुकूमत पाकिस्तान की नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है नीचे? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो जो तालीम होता है ये सूबाई महकमा होता है, सूबे के अंडर आता है, वफाक उस पर दखल नहीं देता। इस तरह आपने देखा सेहत, जो सूबे के हॉस्पिटल होते हैं वो भी सूबाई गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के अंडर नहीं होते। ऐसी ज़राअत, सूबाई टैक्स भी होते हैं, और आमदोरफ्त सड़कें वगैरह ये जो आपकी शहरात आती हैं, ये किसके अंडर आती हैं? सूबाई हुकूमत के। ठीक है जी। यानी फ़र्क क्या है? वफाकी हुकूमत के इदारे और होते हैं, सूबाई हुकूमत के इदारे और होते हैं। तो ये तो फ़र्क है, लेकिन उन इदारों के अफसरान एक जैसे होते हैं, इदारों के काम करने का तरीका भी एक जैसा होता है। ठीक है जी। तो अब ज़रा हम तफसील में जाते हैं, सूबाई हुकूमत के इदारों की तफसील क्या होती है। जिस तरह बेटा भी आपको बताया, मरकज़ी हुकूमत का आइनी सरबराह तो वज़ीर आज़म होता है, लेकिन सूबे का आइनी सरबराह गवर्नर होता है। तो यही पॉइंट आप देख लें कि गवर्नर सूबे का आइनी सरबराह होता है, जिसको सदर नामजद करता है। बेटा गवर्नर के इलेक्शन नहीं होते, गवर्नर की मुद्दत भी नहीं होती। आप यूँ समझें कि गवर्नर कौन है? वो सूबे के अंदर सदर का नुमाइंदा है, और जब तक सदर चाहेगा वो रहेगा। ठीक है। यही बात बेटा हम दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं कि जब तक सदर चाहे गवर्नर अपने ओहदे पे रह सकता है, क्योंकि वो मुंतखब तो होता नहीं, सदर का नुमाइंदा। सदर जब चाहे, सिंध में बेटा एक गवर्नर थे इशरतुल-ए-बाद, मेरे ख्याल में 12-13 साल गवर्नर रहे थे, हुकूमतें बदलती रही, गवर्नर वही रहे थे। ठीक है जी। क्यों? वो सिर्फ गवर्नर सदर के सवाबदीद पर होता है। जो बेटा सूबाई असम्बली का इजलास है वो कौन तलब करता है? गवर्नर करता है, यानी गवर्नर के दस्तखत से तलब किया जाता है। लेकिन बेटा याद रखिए, आपको मैं बार बार बताता रहा वफाकी हुकूमत में कि दस्तखत सदर के होंगे, लेकिन वो वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद है। बिल्कुल ऐसे ही सूबे में होगा, इजलास तो गवर्नर बनाएगा, दस्तखत तो गवर्नर के होंगे, लेकिन किस पर? वज़ीर आला की रिकमेंडेशन पर। फैसला वज़ीर आला और उसकी काबीना करेगी। हाँ, उस पर दस्तखत सदर करेगा, नाम सदर का इस्तेमाल होगा। ऐसी बेटा नेक्स्ट इख्तियार देखें, गवर्नर असम्बली भी तोड़ सकता है, लेकिन अगेन वही बात, खुद नहीं तोड़ सकता, वज़ीर आज़म के मशवरे पर, वज़ीर आज़म की रिकमेंडेशन पर। अगर वज़ीर आला के मशवरे पर। वज़ीर आला बेटा सूबे का जो चीफ मिनिस्टर होता है, अगर वज़ीर आला गवर्नर को कहे सूबाई असम्बली तोड़ने का, तो गवर्नर असम्बली तोड़ देगा, अपने तौर पे नहीं, वज़ीर आला के कहने पे। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ
कि गवर्नर सूबे का आईनी सरबराह है। सूबे का इंतज़ामी सरबराह कौन होता है बेटा? वजीर आला, जिसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो यह नेक्स्ट पॉइंट में देखिए बात क्लियर हो गई। गवर्नर वजीर आला के मशवरे पर नज़्म नस्क चलाता है। जिस तरह आपको बेटा वफाकी हुकूमत में कहा था कि एक तरह की बस रबड़ स्टैम्प के तौर पे काम करेगा वजीर आला, गवर्नर रबड़ स्टैम्प के तौर पे काम करेगा। फैसला किसका होगा? वजीर आला का ही होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट उसको कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलें। हालात के फौरी तकाजे के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। बेटा ये आपने बहुत तफसील से वफाक में भी पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कैफियत आ जाए, फ़ौरन कानून बनाना पड़े। कानून तो पार्लियामेंट बनाता है ना, मरकज़ी असम्बली, सेंट्रल गवर्नमेंट में। सूबे में कानून बनाए कौन बनाएगा? सूबाई असम्बली बनाएगी। तो वो जब कानून बनाएंगे तो बाज़ औक़ात असम्बली का इजलास नहीं हो रहा होता, तो फिर वो क्या करेगा? गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। लेकिन ये आर्जी कानून होता है, ये मुस्तकिल कानून नहीं होता। अगर इसको सूबाई असम्बली मंजूर कर दे तो मुस्तकिल कानून बन जाएगा, वरना 90 दिन के बाद अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा। इस आर्जी कानून को ऑर्डिनेंस कहते हैं, जो गवर्नर जारी करेगा। ठीक है बेटा, गवर्नर के बाद आगे चलें। वजीर आला, जिसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। सूबे का इंतज़ामी सरबराह वजीर आला ही होता है। ऑर्डर वज़ीर आला का चलेगा। इवन गवर्नर भी वज़ीर आला के एडवाइस पर अमल करता है। तो सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या इंतज़ामी सरबराह कौन होता है? वज़ीर आला होता है। वज़ीर आला का इंतखाब कौन करेगा? ज़ाहिर है सूबाई असम्बली करेगी बेटा। अपने सूबे की असम्बली वज़ीर आला का इंतखाब करेगी, 5 साल के लिए करेगी। लेकिन 5 साल का मतलब ये होता है बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ही रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। मगर 5 साल से पहले सूबाई असम्बली जब चाहे उसको तब्दील कर सकती है। बड़ी सिंपल सी बात कि जो असम्बली वज़ीर आला बना सकती है वो हटा भी सकती है। जब तक वज़ीर आला की अक्सरियत रहेगी असम्बली में तो वज़ीर आला रहेगा, और जब अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी तो बेटा असम्बली वज़ीर आला चेंज भी कर सकती है। वज़ीर आला की बेटा मदद कौन करता है? सरकारी मुलाजमीन में चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? सूबे का सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर। बेटा आप वफाकी हुकूमत में भी पढ़ चुके हैं ना कि हर महकमे का सबसे बड़ा सरकारी अफसर कौन होता है? सेक्रेटरी। हर महकमे का सेक्रेटरी। अब तमाम सेक्रेटरियों के जो ऊपर होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। दोबारा समझ लें, हर महकमे का सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर सेक्रेटरी है, तमाम सेक्रेटरियों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी होता है। तो चीफ सेक्रेटरी कौन होगा बेटा? वज़ीर आला की मदद करता है, क्योंकि वो सरकारी मुलाजमीन में सबसे बड़ा होता है। तो वज़ीर आला जो पॉलिसी बनाता है उसमें वो मदद करता है कौन? चीफ सेक्रेटरी, पॉलिसी बनाने में भी, पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट कराने में भी। ठीक है जी। तो वज़ीर आला बेटा पूरे सूबे को किस तरह कंट्रोल करता है? चीफ सेक्रेटरी के जरिए। पूरे सूबे को वो चीफ सेक्रेटरी के जरिए, क्योंकि अभी आपको बताया हर महकमे का इंतजामी सरबराह सेक्रेटरी है, उनके ऊपर चीफ सेक्रेटरी है। तो चीफ सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आला पूरे सूबे को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये बेटा चीफ गलत लिखा हुआ था, इसको मुझे जरा ठीक करने दें जी। आगे चलें। वज़ीर आला कौन होता है बेटा? वो अपनी काबीना का सरबराह भी होता है। काबीना बेटा वज़ीर को कहते हैं, पहले पढ़ चुके फेडरल में कि हर महकमे का एक सरबराह होता है, इसको वज़ीर कहते हैं। और तमाम वज़ीर और वज़ीर आला को मुश्तरका नाम को काबीना कहते हैं। काबीना किस पे मुश्तमिल होती है? हर महकमे का वज़ीर और वज़ीर आला। तो काबीना का सरबराह वज़ीर आला होता है। काबीना में वज़ीर होते हैं। वज़ीरों का चुनाव कौन करता है बेटा? वज़ीर आला। जिस तरह आपने वज़ीर आज़म का पढ़ा था, सेम वही बात है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में से वफाकी वज़ीरा का चुनाव करता है। वज़ीर आला सूबाई असम्बली में से सूबाई वज़ीरा का चुनाव करता है। लेकिन यही बात कि वज़ीर आला सिर्फ वज़ीर बना सकता है असम्बली में से, यानी असम्बली से बाहर किसी को वज़ीर नहीं बना सकता। पूरे सूबे में बेटा लॉ एंड ऑर्डर कायम करने का जिम्मेदार भी वज़ीर आला होता है, क्योंकि अपने सूबे का इंतज़ामी सरबराह होता है। ठीक है जी। तो लिहाजा
یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کو بھی مینٹین رکھا جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، قائد ایوان ہونے کی وجہ سے وہ اسمبلی پر پوری گرفت رکھتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ وہی ہوگا جس کو اکثریت حاصل ہے، یعنی صوبائی اسمبلی میں وہ پارٹی جو میجورٹی میں ہوگی اس کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ تو وزیر اعلیٰ کی پارٹی کیونکہ میجورٹی پارٹی ہے، لہٰذا اسمبلی کے اوپر اس کو پوری گرفت ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی مرضی کی قانون سازی اسمبلی سے کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ وزیر اعلیٰ۔ آگے چلیں بیٹا، کابینہ، جسٹ ایک منٹ۔ جی بیٹا، گورنر ہو گیا، وزیر اعلیٰ ہو گیا، اس کے بعد آئیں کابینہ کی طرف۔ کابینہ آپ کو بتایا، جو وزیر اعلیٰ کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو وزیر کہتے ہیں۔ وزیر اور وزیر اعلیٰ کا کلیکٹیو نیم کابینہ ہوتی ہے۔ ہر صوبے کی، جس طرح بیٹا مرکزی حکومت کی کابینہ ہے حکومت پاکستان کی، اس طرح ہر صوبے کی بھی اپنی اپنی کابینہ ہوتی ہے جس میں وزیر ہوتے ہیں۔ ان کا انتخاب کون کرتا ہے؟ ان کا انتخاب وزیر اعلیٰ کرتا ہے، اور کہاں سے کرتا ہے؟ اسمبلی ممبران میں سے کرتا ہے۔ نیکسٹ چلیں، وزیر کون ہوتا ہے بیٹا؟ اپنے محکمے کا سربراہ، جس طرح بیٹا آپ کو وفاق میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا، مختلف محکمے ہیں، محکمہ تعلیم ہے، محکمہ صنعت ہے، محکمہ زراعت ہے، تو ہر محکمے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وزیر ہوتا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ وزیر کے ذریعے محکمے کو کنٹرول کرتا ہے۔ وزیر کون ہے بیٹا؟ وہ اپنے محکمے کا سیاسی سربراہ۔ محکمے کا سیاسی سربراہ کون ہے؟ وزیر۔ اور محکمے کا انتظامی سربراہ کون ہوتا ہے؟ سیکریٹری۔ آپ بیٹا پڑھ چکے ہیں وفاق میں۔ تو محکمے کا سیاسی سربراہ ہونے کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ وہ کون؟ صوبائی وزیر۔ اس کے علاوہ بیٹا صوبائی اسمبلی میں جو ارکان ہوتے ہیں، ہر رکن کو حق حاصل ہوتا ہے سوال کرنے کا۔ تو صوبائی اسمبلی کا بیٹا کوئی بھی رکن سوال کرے تو جس محکمے کے بارے میں سوال کریں گے اس محکمے کا وزیر جواب دینے کا پابند ہوتا ہے، متعلقہ وزیر۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہو گیا، گورنر ہو گیا، وزیر اعلیٰ ہو گیا، اس کے بعد وفاقی کابینہ ہو گئی۔ اب آتے ہیں بیٹا چیف سیکرٹری کی طرف۔ ابھی آپ کو بتایا چیف سیکرٹری کون ہوتا ہے؟ تمام محکموں کا جو سب سے بڑا آفیسر سیکرٹری ہوتا ہے، اور تمام سیکرٹریوں کے اوپر چیف سیکرٹری ہوتا ہے۔ اعلیٰ سرکاری افسران کو بیٹا اردو میں بیوروکریسی کہتے ہیں، انگلش میں بیوروکریٹ کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں صوبے میں بیوروکریسی کا، یعنی سرکاری بڑے سرکاری افسران کا جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے۔ یہ صوبے کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے۔ اب یہ بیٹا کنفیوز نہ ہوئیے گا، میں نے بھی آپ کو یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ صوبے کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر ہوتا ہے۔ تو بیٹا سیاسی طور پر جو انتظامی سربراہ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن سرکاری ملازمین میں جو سب سے بڑا صوبے کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے وہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ صوبے کی افسر شاہی کا سینئر ترین آفیسر ہوتا ہے۔ بیٹا افسر شاہی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو میں نے ابھی بیوروکریسی کا، انگلش میں بیوروکریٹ بھی کہتے ہیں، اردو میں بیوروکریسی بھی کہتے ہیں، اعلیٰ سرکاری افسران۔ تو بیوروکریسی کو ہی افسر شاہی بھی کہتے ہیں، یعنی چیف سیکرٹری افسر شاہی کا، یا آپ یہ کہہ لیں بیوروکریسی کا سینئر ترین آفیسر ہوتا ہے۔ اب بیٹا ہم چیف سیکرٹری کو پڑھ رہے ہیں اور صوبائی چیف سیکرٹری کو پڑھ رہے ہیں، وہ صوبائی کابینہ کا بھی سیکرٹری ہوتا ہے۔ چیف سیکرٹری صوبائی کابینہ کا بھی سیکرٹری ہوتا ہے، صوبوں کے فیصلوں پر عمل کراتا ہے۔ دیکھیں بیٹا کابینہ نے ایک فیصلہ کیا، صوبے کے بارے میں صوبائی کابینہ نے ایک ڈیسیژن لیا، اب اس ڈیسیژن پہ عمل کون کروائے گا؟ چیف سیکرٹری، کیونکہ سب سے بڑا سرکاری آفیسر تو چیف سیکرٹری ہی ہے نا۔ تو صوبے کی کابینہ جو فیصلہ کرے گی اس کی امپلیمنٹنگ اتھارٹی کیونکہ چیف سیکرٹری ہے، تو اسی لیے چیف سیکرٹری صوبائی کابینہ کا سیکرٹری بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کابینہ کے فیصلوں پر عمل کروانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ جو چیف سیکرٹری ہے بیٹا وہ سیکرٹریوں کی کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوتا ہے۔
देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर महकमे का एक सेक्रेटरी होगा। अगर 10 महकमे हैं तो 10 सेक्रेटरी होंगे, 20 हैं तो 20 सेक्रेटरी होंगे। उन सेक्रेटरियों की एक कमेटी होती है और उस कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? चीफ सेक्रेटरी होगा। ठीक है। अब क्योंकि बेटा चीफ सेक्रेटरी सबसे ऊपर है तो अब आप समझ जाएं, वो तमाम सेक्रेटरियों की निगरानी भी करता है, उनके काम की भी निगरानी भी करता है, और जहाँ ज़रूरत हो चीफ सेक्रेटरी अपने मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरियों को हदायत यानी इंस्ट्रक्शंस भी जारी करेगा। आगे चलिए। चीफ सेक्रेटरी हर किस्म की सरगर्मियों से बाखबर रहता है, क्योंकि बेटा सबसे बड़ा सरकारी मुलाजमीन में सबसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी है, उसकी जिम्मेदारी भी है, उसका काम भी है। तमाम सरगर्मियों से बाखबर रहता है और किसी महकमे से किसी किस्म की इतला वसूल करने और किसी खास ये उम्र बेटा गलत लिखा गया, उम्र तो नहीं होना चाहिए यहाँ, निगरानी करता है और हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर अच्छा जी का मजाज होता है। ठीक हो गया। वसूल करने और किसी खास अमर, अच्छा ये उमर लिखा गया, यहाँ बेटा अमर था। अमर होता है किसी हवाले से, किसी मामले में, यानी इन एनी इशू। तो चीफ सेक्रेटरी क्या होगा बेटा? वो निगरानी भी करेगा, इत्तलात भी वसूल करेगा और किसी खास अमर में कार्रवाई का मजाज भी होता है, यानी किसी भी हवाले से अगर कोई अहम इशू है तो उस पे चीफ सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शन जारी करेगा। किसको बेटा? अपने महकमे के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरियों को। आगे चलें बेटा। हर महकमे का देखिए सबसे ऊपर तो चीफ सेक्रेटरी है। अब हर महकमे का जो सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर है उसको सेक्रेटरी कहते हैं। सेक्रेटरी किसके अंडर होगा? चीफ सेक्रेटरी के अंडर काम करेगा। सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के तो अंडर होता है, लेकिन अपने महकमे का सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर होता है। ठीक है बेटा। तो चीफ सेक्रेटरी की बात मुकम्मल हुई। जो आपने देखा सूबे का सीनियर तरीन सरकारी ऑफिसर होता है। बेटा आपकी किताब में लिखा नहीं हुआ, ग्रेड भूल के लिखना। चीफ सेक्रेटरी का ग्रेड 21 होता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी का ग्रेड 21 होता है। तो जिस तरह बेटा आपको बता रहा हूँ, सबसे ऊपर तो चीफ सेक्रेटरी है, तमाम महकमों से ऊपर, लेकिन हर महकमे का जो सबसे बड़ा होता है बेटा वो सेक्रेटरी होता है, सरकारी ऑफिसर। उसका ग्रेड 20 होता है। सेक्रेटरी ग्रेड 20 का सरकारी ऑफिसर होता है, अपने महकमे का हेड होता है। और सेक्रेटरी का बेटा काम क्या होता है? ये ग्रेड बेटा 20। अब ज़हन में रखें, वफाकी हुकूमत के सेक्रेटरी का ग्रेड 21 था, लेकिन सूबाई हुकूमत के सेक्रेटरी का ग्रेड 20 है। सेक्रेटरी अपने महकमे के वजीर के मुआवन खसूसी के तौर पर भी काम करता है, यानी बेटा जो सूबे का वजीर होता है उसको मशवरा देता है पॉलिसी बनाने में। कौन? सेक्रेटरी। क्योंकि सेक्रेटरी बेटा अपने महकमे का सबसे सीनियर आदमी होता है, तजर्बाकार होता है। ठीक है जी। तो वो पॉलिसी बनाने में अपने वजीर की मदद करता है, और जब बेटा पॉलिसी बन जाती है तो उस पर इम्प्लीमेंट कराना, अमल कराना भी सेक्रेटरी ही का काम होता है। ठीक है जी। सेक्रेटरी के फ़राइज़ में ये होता है कि जो कारकर्दगी है महकमे की, उसकी ऊपर रिपोर्ट करना भी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे बेटा जो अपने महकमे का सेक्रेटरी है तो पूरे महकमे की निगरानी, सुपरविजन करना भी सेक्रेटरी की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। आगे चलें बेटा। हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्रामों को लागू करना यानी इम्प्लीमेंट करना, ये भी सेक्रेटरी का काम होता है। सेक्रेटरी पॉलिसी बनाने भी मशवरा देता है, और जब बेटा पॉलिसी बन जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में, अमल कराने में भी सेक्रेटरी का मेन किरदार होता है। ठीक है जी। अब सरकारी महकमे का बेटा सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर तो सेक्रेटरी है, तो जाहिर है अब सिर्फ सेक्रेटरी एक तो महकमा नहीं चला रहा ना, फिर उसके तहत और भी ऑफिसर्स होते हैं सेक्रेटरी के अंडर। और सबसे पहले कौन होता है बेटा? जो सेक्रेटरी के अंडर काम कर रहा होता है वो होता है एडिशनल सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी के बाद सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर होता है। ये अपने विंग का, एक महकमे में बेटा मुख्तलिफ विंग होते हैं, ये अपने विंग का सरबराह होता है एडिशनल सेक्रेटरी, और ग्रेड 19 का। अब एडिशनल सेक्रेटरी का ग्रेड 19 है, लेकिन बेटा कौन सा एडिशनल सेक्रेटरी? सूबाई हुकूमत का, ज़हन में रखिएगा। इसका काम क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात, सेक्रेटरी से अहकामात लेगा
और अमल दरामद के लिए किसको अपने से मातहत अफसरों को भेज देगा। ऊपर से ऑर्डर लेगा और निचले अफसरों को भेज देगा। और ऐसे बेटा जब नीचे के ऑफिसर उस ऑर्डर पर अमल करेंगे तो फिर रिपोर्ट को वापस ऊपर भेज देगा। यानी हुकामे बाला से ऑर्डर लेगा, अपने मातहत अफसरों को भेजेगा, मातहत अफसर जब अमल करके रिपोर्ट भेजेंगे तो फिर वो रिपोर्ट वापस अफसराने बाला को भेज देगा। ठीक है जी। तो यूं समझे बेटा, एडिशनल सेक्रेटरी कौन है? जो अपने तहत मुलाजमीन की निगरानी भी करता है और उनकी सुपरविजन भी करता है, लेकिन ये फैसला करने में शामिल नहीं होता। ठीक है जी। यानी फैसला करने में कौन शामिल होता है? सेक्रेटरी शामिल होता है। ये जो एडिशनल सेक्रेटरी है ये सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती। उसके बाद बेटा आ जाए सूबाई हुकूमत का डिप्टी सेक्रेटरी। सूबाई हुकूमत के बेटा महकमों की मुख्तलिफ ब्रांचें होती हैं। डिप्टी सेक्रेटरी कौन है? ये अपनी ब्रांच का इंचार्ज है। ये सिर्फ बाकी तो नहीं, अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है। ये ग्रेड 18 या 19 का मुलाजिम होता है, यानी ग्रेड 18 का भी हो सकता है, ग्रेड 19 का भी हो सकता है। और इसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से भी हो सकता है, सूबाई हुकूमत से भी। अब देखिए मुलाजिम सूबाई हुकूमत का है, लेकिन बाज़ औक़ात ये करते हैं, मसलन सूबे में ज़रूरत ज़्यादा हो गई तो वफाकी हुकूमत अपने मुलाजमीन सूबे में भी भेज देती है। तो ये हो सकता है कि डिप्टी सेक्रेटरी सूबाई हुकूमत का मुलाजिम हो या वफाकी हुकूमत से आया हो। ठीक है जी। ग्रेड 18 या 19। वही बात बेटा, ये भी क्योंकि छोटे अफसरों में है तो ये पॉलिसी बनाने में इसका कोई किरदार नहीं होता। ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होता, पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी नहीं होता। अलबत्ता जो ऊपर से उसको बनी हुई पॉलिसी मिलती है उस पर अमल करने में इसका बुनियादी किरदार होता है। और ये क्या करता है? ऊपर से रिपोर्ट लेता है, अपने मातहत सेक्शन ऑफिसर्स को भेज देता है, सेक्शन ऑफिसर बेटा उस पर अमल करता है। आखिर में बेटा है सेक्शन ऑफिसर। अगर आपको याद हो तो मैंने वफाकी हुकूमत के वाले से आपको तफसील से बताया था, सेक्शन ऑफिसर बड़े अफसरों में सबसे छोटा और छोटों में सबसे बड़ा, यानी ऑफिसर में सबसे छोटा होता है और मातहत अमले की निगरानी करता है। और एक्चुअली बेटा जो काम कर रहा होता है सेक्शन ऑफिसर ही कर रहा होता है। ऊपर के अफसर तो हिदायत दे रहे हैं ना, सेक्रेटरी ने हिदायत दी एडिशनल सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी ने हिदायत दे दी डिप्टी सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी हिदायत देगा सेक्शन ऑफिसर को। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, अमल कौन करेगा? सेक्शन ऑफिसर करेगा। तो सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 17 या 18 का सरकारी मुलाजिम होता है, अपने सेक्शन का इंचार्ज होता है। और मैंने आपको बताया एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग, ऊपर जो बैठे हैं वो सिर्फ ऑर्डर्स कर रहे हैं, उस पर अमल सेक्शन ऑफिसर ही कर रहा होता है। तमाम मातहत मुलाजमीन का बेटा इंचार्ज होता है। ये अपने सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी से ऑर्डर वसूल करता है। ठीक है जी। उनको अमल करता है, इम्प्लीमेंट करता है, और ऊपर से जो फैसले मौसूल होते हैं उन पे अमल करने के बाद वापस हुकामे बाला को रिपोर्ट भी भेजता है। यानी ऊपर से ऑर्डर आया, अमल किया, वापस रिपोर्ट भेज दी। ठीक है बेटा। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ जी, सूबाई हुकूमतों का ढांचा। हमने पहले देखा वफाकी हुकूमतों का ढांचा, अब देखा सूबाई हुकूमतों का ढांचा। फिर एक्सप्लेन कर दूं, तरीक़ाकार बेटा एक ही है। जिस तरह से वफाकी महकमे काम करते हैं और इदारे काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सूबाई हुकूमत के इदारे काम करते हैं। फ़र्क ये है, वफाकी हुकूमत में आइनी सरबराह सदर, इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आज़म, लेकिन सूबे में आइनी सरबराह गवर्नर, इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आला। एक तो ये फ़र्क हो गया। फिर महकमों का फ़र्क होता है, जो महकमे वफाकी हुकूमत के पास है सूबों में नहीं है, जो सूबाई हुकूमत के पास है वफाक में नहीं। एक फ़र्क बेटा ग्रेड्स का भी होता है। वफाकी हुकूमत के ग्रेड्स और होते हैं, ग्रेड सरकारी मुलाजमीन के होते हैं 1 से 22 तक, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ग्रेड्स में भी फ़र्क होता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि फ़लाँ अफसर का क्या ग्रेड है, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि ग्रेड वफाकी हुकूमत का पूछा जा रहा है या सूबाई हुकूमत का। इसके साथ ही बेटा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने वफाकी और सूबाई ढांचा देखा। अगर बेटा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ हो, तो बेटा मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा जो कंट्रीब्यूट मैं कर सकता हूँ आपके लिए करूँ।
اگر آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہو، فائدہ مند لگا ہو، تو پلیز اپنے اس چینل کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔